डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ अलग चीज़ की बात करने वाले हैं, जो कि है MCS 220 का हमारा वेब टेक्नोलॉजीज का दिसंबर 2025 का पेपर। अब आप सोचोगे मैम हमने तो आपको और वीडियोस लाने के लिए बोला था, लेकिन आप MCS 220 की वीडियो ला रहे हो। हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो लाने के लिए बोला था। तो देखो भाई, फर्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो मैंने एक डेट शीट तैयार करी है। ठीक है, MCS मतलब कि फर्स्ट और सेकंड सेम के बीच। अभी तक मेरे को थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट नहीं मिली है। जिसके पास भी डेट शीट हो वो प्लीज़ मुझे सेंड कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे MCS 220 का सबसे पहला जो मेरे को लग रहा है वो एग्ज़ाम है, जो कि 18 जून को है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले MCS 220 का ही वीडियो कवर करा रही हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप रोज एक वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी। आपका MCS 212 भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आई नो दैट। और हम सारे के सारे पेपर कवर करेंगे दिसंबर 2025 के, दैट आई विल प्रॉमिस यू। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आज की वीडियो में ना हम MCS 220 का पेपर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा बिग कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, MCS 220 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है J2EE एंड इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, डिजाइन पैटर्न एंड इट्स टाइप्स, सर्वलेट आर्किटेक्चर, सर्वलेट लाइफ साइकिल, सर्वलेट प्रोग्रामिंग, सेशन मैनेजमेंट, सेशन ट्रैकिंग, ORM, टाइप्स ऑफ ORM मैपिंग, रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न, JSP लाइफ साइकिल, डायरेक्टिव, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब है। JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, मेवन एंड इट्स फेजेस, वर्किंग एंड फ्लो ऑफ स्ट्रट्स टू। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे कि MVC कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, स्प्रिंग MVC फ्रेमवर्क, सेटिंग अप। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्रूड रिपोजिटरी, जावा कस्टम एनोटेशन, क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर, इशू चैलेंजेस, वेब सिक्योरिटी, रोल बेस्ड लॉगिन। ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी MCS सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स की एक प्लेलिस्ट भी रेडी कर रखी है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 218 के नोट्स, 219, 220 और 221 के नोट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 221 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 222 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 220 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिलहाल नहीं है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही रहे हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं और दिसंबर 2025 का लेटेस्ट पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिजाइन पैटर्न, एक्सप्लेन सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्लास डायग्राम। तो देखो यहाँ पे मैंने ना MCS 220 के नोट्स कुछ तैयार कर रखे हैं, जो कितने स्टूडेंट्स मुझसे ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगी परचेज करने के लिए, आप लोगों को पता है मैं किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने जो नोट्स तैयार करे ना, जिन स्टूडेंट्स ने ले रखे, उनको पता है कि भाई मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें रेड पेन से कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, और वो सारे आगे जाके ही रिपीट होते हैं। तो अगर आप कहीं भी मेरे नोट्स में देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है मैंने वो टॉपिक ही छोड़ दिया, वो टॉपिक भी मैंने कवर करवाया है। लेकिन आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है सर्वलेट लाइफ साइकिल का ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन था, वो हमारा क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन था डिजाइन पैटर्न एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्लास डायग्राम। तो अब देखो, अगर यहाँ पे मैं डिजाइन पैटर्न ही कॉपी करती हूँ और मैं अपने जाके नोट्स में सर्च करती हूँ, तो क्या हमारा है? यस है। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न विद द हेल्प ऑफ। देखो सबसे पहले डिजाइन पैटर्न है, ठीक है, उसके बाद हमें सिंगल, और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आ चुका है 10 मार्क्स में। ठीक है, अब ये दिसंबर 2025 में फिर से आया है। अब देखो डिजाइन पैटर्न्स होते क्या है। डिजाइन पैटर्न्स जो है वो बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, जो टेस्टेड वेरीफाइड डेवलप प्रोटोटाइप्स दैट कैन स्पीड अप योर डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो जब भी हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्पीड अप हो सके, मतलब कि एक तरीके से वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इजी लैंग्वेज में भी दिखा है, व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द डिज़ाइन पैटर्न गिव्स यू एक्सप्लेनेशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स। जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम, तो डिज़ाइन पैटर्न क्या करेगा, आपको जो है एक्सप्लेनेशन देगा उन प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, कंसेप्ट क्या है डिज़ाइन पैटर्न का, इनिशिएट किसने करा है, 4 ऑथर्स ने कलेक्टिवली, जिन्हें हम गैंग ऑफ 4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड्स अ जनरल रीयूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम, मतलब कि एक
हमारे पास सॉल्यूशन देता है जो भी हमारी डेली की उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए। ये कंप्लीट डिजाइन नहीं है दैट कैन बी डायरेक्टली मैप इनटू आवर कोड एंड सॉल्व आवर पर्पस। देयर आर 23 क्लासिक डिजाइन, देयर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। मतलब देखो ये कंप्लीट डिजाइन पैटर्न नहीं है जो हमारा डायरेक्टली कोड में मैप होगा और हमारा कोड का पर्पस सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 23 क्लासिक डिजाइन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे 3 ग्रुप्स में होते हैं। ग्रुप्स कौन से हैं? क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। तो देखो यहाँ पे हमने उसके ऑलरेडी वो लिख रखे हैं, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन का वो ही नहीं है। अभी हमने डिजाइन पैटर्न की डिफाइन लिखनी है इस क्वेश्चन में, और एक्सप्लेन सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न विद द हेल्प ऑफ सुटेबल क्लास डायग्राम एंड कोड। डिजाइन पैटर्न की डिफाइन आएगी, इतना लिख देना, या फिर इतना भी लिख सकते हो, जितना मन करे उतना लिख देना। उसके बाद आता है भाई सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न। ये रहा आपका सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न और इसका ये रहा क्लासिक डायग्राम, ठीक है, क्लास डायग्राम। अब सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न क्या है? ये सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है अमंग अमंग इज द 23 वेल नोन गैंग ऑफ फोर, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा डिजाइन पैटर्न्स, मतलब कि गैंग ऑफ फोर ने ही से बनाया था। एंड इट कम्स अंडर द क्रिएशन डिजाइन। ये किस में आता है? अब देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसके 4 वो हैं, क्रिएशनल, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, 3 वो है, ठीक है। और उसके बाद अब ये किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? इन विच डील्स विद द क्रिएशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए। एज द नेम सजेस्ट, सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न इज यूज टू क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब कि यूज होता है एक ही इंस्टेंस क्लास का ही क्रिएट करता है। एंड ऑल अदर क्लासेस ऑफ द एप्लीकेशन कैन यूज द इंस्टेंस, मतलब कि वो एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, जो बाकी अदर क्लासेस होंगी, ठीक है, वो जो है उस इंस्टेंस का यूज करेंगी। ये पैटर्न जो है मोस्टली किस में यूज होता है? डेटाबेस कनेक्शन में, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में। और सिंगल टोन जो पैटर्न है वो किस में यूज होता है? ज्यादातर लॉगिंग, कैचिंग, थ्रेड पूल्स, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एटसेट्रा। You can use single tone pattern in other design pattern like abstract factory, builder, facade, prototype etc. while developing your own solutions। तो ये वाली लाइन आपको लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ उन्होंने सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न पूछा है, हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यूएमएल क्लास डायग्राम मैंने सिंगल टोन पैटर्न का ऑलरेडी दे रखा है। देखो यहाँ पे हमने सिंगल टोन लिया, यहाँ पे हमने उसका मेथड ले लिया। तो अब बेसिकली अगर आपको कोड जैसे इसमें क्वेश्चन में मांगा है, तो आप लोगों ने जावा में नॉर्मल इंस्टेंस पढ़ रखा है तो आप उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतना भी एक्सप्लेन करोगे तो इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने ये बोला सुटेबल क्लास डायग्राम एंड कोड, कोड आप थोड़ा सा लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is JSP? Explain JSP life cycle and methods that control the JSP life cycle। अब भाई देखो यहाँ पे हमारा JSP हम सर्च करेंगे अपने इसमें। तो अब JSP अगर हम सर्च दे, मैं क्या तो रही हूँ आपको, मेरे नोट्स में ना आपको हर एक चीज मिलेगी, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा हमारा JSP लाइफ साइकिल। जेएसपी लाइफ साइकिल जो जेएसपी की कंट्रोल बाय 3 मेथड्स होती है, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय, ये आप सब जानते हो। लेकिन अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, जेएसपी क्या है? सबसे पहले जेएसपी को एक्सप्लेन करना है, फिर जेएसपी लाइफ साइकिल को और मेथड्स को। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, अच्छे से एक्सप्लेन करो। नोट्स अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, वरना दिसंबर 2025 के जो मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ एटलीस्ट वो तो पढ़ ही लो, ठीक है। जेएसपी क्या है? जावा सर्वर पेजेस बोला जाता है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है ये एक, ठीक है। इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशंस, इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब कंटेंट। इन दिस जेएसपी टैग्स आर यूज टू इंसर्ट जावा कोड इनटू एचटीएमएल पेजेस। एडवांस वर्जन है। अब देखो ये सब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि एकदम सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो भाई देखो, अगर सपोज मैं गूगल पे एक ऑन करती हूँ, लेट मी ओके, सो यहाँ पे सपोज हम जेएसपी का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने ही ऑन कर रही हूँ, मैं आप लोग को एक वो चीज़ नहीं दिखा रही, मैं आप लोगों को कुछ फॉर्म दिखा रही हूँ। लाइक यहाँ पे हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, बट हमें ट्यूटोरियल्स नहीं देखने हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक फॉर्म देखेंगे, सो यू कैन सी तो देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्म दिखाती हूँ जिससे आपको इजी एग्जाम्पल समझ आए। फॉर्म फॉर जेएसपी एग्जाम्पल। जब भी कोई डाउट होता है ना, ऐसे गूगल करना सीखो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों के थोड़ी जो क्वेरीज है वो आप लोगों की सामने आएगी। अब देखो यहाँ पे एक इमेज है, ये देखो एम्प्लॉय रजिस्टर फॉर्म, हम इसी के थ्रू समझ सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय रजिस्टर फॉर्म है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम, फुल नेम, ये सब आप डालोगे, ठीक है। तो जब आप ये सब डाल रहे हो, उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे नेम, ईमेल, सब्सक्राइब, जेंडर, मेल, फीमेल, ये सब डाल रहे हो ना। तो जैसे चीजें लिखी वो तो HTML के थ्रू हुआ, इस पेज को डिजाइन करना है वो CSS के थ्रू हुआ। लेकिन यहाँ पे जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, तो जो आपने यहाँ पे नेम डाला, ईमेल डाला, वो पोस्ट मेथड के थ्रू आपके बैकएंड में जाता है, आपके सर्वलेट में जाता है। उस चीज को ना हम JSP बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके बैकएंड में जो चीजें जा रही हैं, आपने जो नेम डाला, फुल नेम डाला, ठीक है, तो वो गेट नेम करके गेटर्स और सेटर्स होते हैं हमारे उसमें, ठीक है, एप्लीकेशन में। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम गेटर सेटर्स का यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, जो भी हमने नेम, ईमेल, फोन नंबर जो भी हम डाल रहे हैं, वहां तो आपने लिख दिया ना एक फॉर्म में, लेकिन अब वो पीछे कहाँ जाएगा, जब आप वो पीछे जाएगा तभी तो वैलिडेट करेगा कि आपका ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तब जाके वो लॉग इन करेगा। उसमें यूज होता है JSP का, ठीक है। बेसिकली एडवांस वर्जन है सर्वलेट टेक्नोलॉजी का, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो हमारी हेल्प करती है डायनेमिक एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वेब पेजेस बनाने के लिए। इसमें जावा कोड जो है इंसर्ट हो सकता है HTML और XML पेजेस में भी, ठीक है। JSP ये फर्स्ट कन्वर्टेड है जो सर्वलेट में JSP कंटेनर के थ्रू है, बिफोर प्रोसेसिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। समझ आ गया आपको। JSP लाइफ साइकिल, अब JSP में लाइफ साइकिल भी होती है भाई। द लाइफ साइकिल ऑफ JSP पेज इज कंट्रोल्ड बाय 3 मेथड्स, जैसे कि JSP init, JSP सर्विस एंड JSP डिस्ट्रॉय, ठीक है। हमारे 3 मेथड होते हैं। JSP init जो है, JSP init क्या करता है, द JSP init मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस, मतलब कि एक ही बार कॉल होगा ये पूरी JSP की लाइफ साइकिल में, सिर्फ एक बार। सिमिलरली सर्वलेट ऑल्सो हैज एन इनिट मेथड, जिसका पर्पस भी इसी की तरह होता है, JSP init की तरह। अब JSP init मेथड किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, एंड वेरिएबल्स दैट आर यूज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ JSP, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। ये मेथड डिफाइन है JSP पेज के इंटरफेस में। दिस मेथड इज इन्वोक कब होगा, जब JSP पेज इनिशियलाइज होगा। इसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कोई एक्सेप्शन रिटर्न नहीं करता। सिग्नेचर जो है वो इसका ऐसे होता है, सिग्नेचर मतलब हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमारा सिंपल है, पब्लिक वॉइड JSP init और इनिशियलाइजेशन जो भी है। देन आता है भाई आपका सर्विस मेथड। जो JSP सर्विस है वो एक मेथड है जो कॉल होता है हर टाइम JSP पेज के लिए, जब भी वो इज रिक्वेस्टेड टू सर्व अ रिक्वेस्ट। दिस मेथड इज डिफाइंड इन द जावा एक्स सर्वलेट, मतलब कि इसमें डिफाइन होता है। दिस मेथड टेक्स HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। JSP सर्विस मेथड कॉरेस्पॉन्ड टू द बॉडी ऑफ द JSP पेज, मतलब कि हमारा कब होता है, ये जावा एक्स सर्वलेट और JSP HTTP JSP पेज इंटरफेस में होता है, ठीक है। ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स को अपना जो है एज अ आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है, और ये जो है बॉडी में आता है। इट इज डिफाइन, ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है प्रोसेसर के थ्रू, और कभी भी रीडिफाइन हम नहीं करते इसको, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जो अंडरस्कोर है इसका, वो सिग्निफाई करता है कि हम इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे ये अंडरस्कोर के साथ, ठीक है, और ऐसे ये डिफाइन होता है। देखो, जावा एक्स सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमने ये जो पूरा है ना, ये तो हमने लिया, इसके साथ हमने ये अपना रिक्वेस्ट वेरिएबल लिया। ये रिक्वेस्ट फिक्स नहीं है, इसको REQ लिखोगे तो भी ये चलेगा, ठीक है, और इसको हम RES लिखेंगे तो भी ये चलेगा। और ये क्या थ्रो करता है, ये वाली एक्सेप्शन, ठीक है। अब JSP डिस्ट्रॉय मेथड क्या होता है, डिस्ट्रॉय मेथड इन्वोक तभी होता है जब हमारा JSP पेज जो है वो टर्मिनेट होने वाला हो, ठीक है, इज अबाउट टू बी टर्मिनेटेड। इट इज सिनोनिमस टू द डिस्ट्रॉय मेथड ऑफ अ सर्वलेट। यू हैव टू ओवरराइड JSP डिस्ट्रॉय इफ यू नीड टू परफॉर्म एनी क्लीन अप, मतलब कि अगर हमें कोई क्लीन अप करना है, जैसे कि रिलीजिंग डेटाबेस कनेक्शन और क्लोजिंग ओपन फाइल, देन, और इसका हमारा ये जो है वो ये रहा हमारा इसका सिग्नेचर। हम देखो यहाँ पे ये रहा, इनिट कब कॉल होता है, लोड रिसोर्सेज। JSP सर्विस कब कॉल होता है, जब रिक्वेस्ट देता है, रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स देता है, और डिस्ट्रॉय मतलब अनलोड रिसोर्सेज। तो ये था हमारा नॉर्मल अभी तक का जो अभी हमने पढ़ा वो चीज, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है हाइबरनेट आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ टाइम। तो चलो चलते हैं आपने इस पे और हम देखते हैं क्या हमारे इसमें हाइबरनेट आर्किटेक्चर है। सो मैंने यहाँ पे सर्च किया हाइबरनेट, और ये रहा। मैंने आपको बोला ना, मतलब मेरे नोट्स में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, मोस्टली चीज़ें कवर है एग्जाम्स में जो आ रखी है।
अब देखो यहाँ पे हाइबरनेट आर्किटेक्चर, हाइबरनेट फ्रेमवर्क इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एक्सिस्टिंग जावा एपीआई and the architecture is characterized into 4 layers where database, backend IP, hibernate framework and java application layer। तो बेसिकली क्या होता है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क जो है वो जावा एपीआई के टॉप पे आता है, ठीक है। जो इसका आर्किटेक्चर होता है ना वो 4 लेयर्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये है इसका एक बेसिकली सा डायग्राम, जो बेसिक से इसका डायग्राम है, जहाँ पे अब देखो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टराइज इनटू 4 लेयर डेटाबेस, बैकएंड एपीआई, हाइबरनेट फ्रेमवर्क एंड जावा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये JDBC है, ये हमारा डेटाबेस है, इसमें हमारी सेक्शन फैक्ट्री से ट्रांजेक्शन फैक्ट्री कनेक्शन सेशन, ये हमारा मेन सेशन है, ठीक है। और ये हमारी जावा एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे पढ़ो, कोर कंपोनेंट्स क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स होल्ड्स द कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज, वेयर्स डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड क्लासिक मैपिंग फाइल्स, ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा आपको इसमें सही से समझना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, सेशन फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री होती है किसकी, सेशंस की, जो प्रोवाइड क्या करती है, फैक्ट्री मेथड टू गेट द सेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बेसिकली हाइबरनेट आर्किटेक्चर ये बताता है कि जो हमारी हाइबरनेट फ्रेमवर्क है वो किस तरह जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में इंटरेक्शन करता है, ठीक है। हाइबरनेट में एक ORM यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है, फ्रेमवर्क होता है जो जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल से मैप करता है। ये जो जावा ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको ये डेटाबेस टेबल से मैप करता है। तो बेसिकली यहाँ आपका जावा एप्लीकेशन है, यहाँ आपका सेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, सेशन फैक्ट्री, ठीक है। ऐसे हो रहा है अब इसका पूरा वो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये पूरा फ्रेमवर्क है, और यहाँ इन्होंने दे दिया JDBC, यहाँ पे डेटाबेस। मतलब कि हो क्या रहा है, पहले कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है, हाइबरनेट की जो सेटिंग्स है उसको वो लोड करता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे पहले हमारी हाइबरनेट की सेटिंग्स लोड होती है, hibernet.cfg.xml फाइल को वो रीड करता है। अब ये फाइल कौन सी है, ये मैंने प्रोजेक्ट्स जो अपने बनाए हैं मैंने उसमें समझा रखा है। तो अगर आप BCMCA के प्रोजेक्ट्स डेमो वाली प्लेलिस्ट पे जाओगे तो उसमें आपको इस फाइल के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब डेटाबेस URL नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर वो यहाँ से फाइंड होते हैं। इसमें हम पूरा लिखते हैं सिंटेक्स वगैरह में कि हमारा क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी से लेके। फिर आता है यहाँ पे सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ से क्रिएट होता है, सेशन ऑब्जेक्ट्स बनाता है। एप्लीकेशन में यूजुअली एक ही सेशन फैक्ट्री होती है, और ये जो होता है वो हैवीवेट ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देन आता है हमारा ये वाला सेशन, ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाता है, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट ये परफॉर्म करता है। और सेशन क्या होता है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है। सेशन कैसे बनाते हैं, सेशन, और उसका हमने ऑब्जेक्ट नेम लिया, देन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन करके हम सेशन बना सकते हैं। देन आता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या करती है, डेटाबेस ऑपरेशंस को मैनेज करती है, जैसे कि इंश्योर करती है डेटा की कंसिस्टेंसी, कमिट या रोल बैक हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्वेरी। यहाँ पे क्वेरी नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे मैं आपको वैसे बता रही हूँ, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है HQL यानी कि हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। फिर ये जो JDBC का मेन रोल है, ये क्या करता है, हाइबरनेट को इंटरनली JDBC का यूज करता है, SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। डेवलपर को डायरेक्टली JDBC कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देन डेटाबेस, डेटा फिजिकली स्टोर होता है, MySQL, Oracle या फिर PostgreSQL यूज हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब वर्किंग जो है हाइबरनेट आर्किटेक्चर की पूरी इसी तरह होती है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले जावा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोड होगी, देन सेशन फैक्ट्री क्रिएट होती है यहाँ पे, देन यहाँ पे सेशन ओपन होता है, देन ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है, देन हाइबरनेट जो है वो JDBC के थ्रू SQL को डेटा एग्जीक्यूट करता है, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ट्रांजेक्शन कमिट होती है और फाइनली सेशन क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये सब था हमारा इसमें, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये अगर आप एग्जाम में इतना लिखोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें एग्जाम्पल सॉरी डायग्राम के साथ ही लिखने को बोला 10 मार्क्स में, ओके। देन आता है रोल बेस्ड लॉगिन। एक्सप्लेन करो हाउ टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बेस्ड ऑन रोल्स इन ऐप वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब अगर हम रोल बेस लॉगिन अगर हम पढ़ें, कहाँ गया PDF, ओके, मैं वहाँ सर्च कर रही थी। सो हेयर इट इज़, रोल बेस्ड लॉगिन, हाँ करेक्ट है हमारे पास। तो अब देखो रोल बेस्ड लॉगिन का बेसिकली उन्होंने पूछा क्या कि पहले तो रोल बेस्ड लॉगिन का, फिर हाउ टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बेस्ड ऑन वेब एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे अब क्या है रोल बेस्ड लॉगिन का, रोल बेस्ड लॉगिन का मतलब क्या होता है, रीडायरेक्टिंग यूजर टू डिफरेंट URL अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन अकॉर्डिंग टू
असाइन रोल ऑफ द लॉगिन यूजर। मतलब रोल बेस्ड लॉगिन जो है वो एक ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन टेक्निक होती है जिसमें हमारे यूजर्स को उनके रोल के अकॉर्डिंग एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, मतलब लॉगिन सभी यूजर्स कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन के बाद हर यूजर को उसके रोल के हिसाब से अलग डैशबोर्ड और परमिशंस मिलती हैं। ठीक है, मान लो एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें एडमिन का अलग रोल है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैनेजर का अलग रोल है, एम्प्लॉय का अलग रोल है, गेस्ट का अलग रोल है। मतलब कि ऐसे एक वेब एप्लीकेशंस है तो इसमें हर किसी का रोल बेस्ड लॉगिन मतलब उनके हिसाब से होगा। एडवांटेज क्या होंगी इसकी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, अनऑथराइज एक्सेस, मतलब कि कोई ऐसे अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, वो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। जिसके पास एक्सेस होगा वही इसे एक्सेस कर पाएगा। यूजर मैनेजमेंट, डेटा प्रोटेक्शन इंप्रूव करता है, मेक एप्लीकेशन स्केलेबल। ठीक है, बेटर कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रॉस ओके, ये तो अलग है हमारा। तो ये बेसिकली हमारा रोल बेस्ड लॉगिन का कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस बेस्ड ऑन रोल्स ऑन वेब एप्लीकेशन, तो आप इसमें ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो, हमारा नॉर्मल ये सब चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या है, मैकेनिज्म है जो रिस्ट्रिक्ट करता है सिस्टम एक्सेस। RBAC accomplish दिस बाय असाइनिंग वन रोल्स टू ईच यूजर एंड गिविंग ईच यूजर डिफरेंट परमिशंस। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रूड, जिसमें हमें क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू मैप क्रूड टू SQL स्टेटमेंट्स। तो हम चलते हैं, क्रूड आई गेस इसी के नीचे था, हाँ ये रहा। देखो क्रूड क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन है। क्रूड हमारा बेसिकली बोलते क्या है, अगेन सेम लाइन, आई एम नॉट रिपीटिंग। सो इसमें क्या होता है, दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा इन अ डेटाबेस। ऑलमोस्ट एवरी वेब एप्लीकेशन सच एज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं क्रूड ऑपरेशंस का। ऑब्वियसली आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ही अगर आप एग्जांपल ले लो, तो अगर आप कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो तो क्रिएट का यूज करोगे, व्यू कर रहे हो स्टूडेंट डिटेल तो रीड का यूज करोगे, मॉडिफाई कर रहे हो तो अपडेट का, कोई रिमूव कर रहे हो तो डिलीट का करोगे। ठीक है, तो क्रूड ऑपरेशंस इसीलिए ही होते हैं। अब क्रिएट ऑपरेशन किस लिए यूज होता है, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स टू डेटाबेस टेबल। इसको मेरे को आई डोंट थिंक सो डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखो बेसिकली एसक्यूएल ही है ये, इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट कमांड जो हमारी नॉर्मल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, तो ये तो आप बेसिकली देख ही सकते हो कि अगर हमें स्टूडेंट इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। इसी तरह हमारा रीड है कि हमारा सेलेक्ट कमांड यूज होती है इसके लिए। ठीक है, और देन अपडेट आता है, अपडेट के लिए हम अपडेट टेबल नेम लेते हैं, देन सेट करते हैं जोन सा भी कॉलम नेम को हमें उस वैल्यू से करना है, और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं वेयर, जैसे कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब डिलीट ऑपरेशंस तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे अगर आप, मैंने ऑलरेडी स्क्रॉल कर दिया, तो अगर आपको पॉज करके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। इसमें बेसिकली इतना कुछ नहीं है। ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम का। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैंने बस बुक्स का ले लिया। अब एडवांटेज क्रूड ऑपरेशंस की ये रही, ये टॉपिक इतना सिंपल है कि आई डोंट थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, इन्होंने बस यही बोला है, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू मैप टू एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो बस आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट जो अभी मैंने यहाँ करके दिखाई है वही आपको करके दिखानी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्प्रिंग एमवीसी। सो लेट्स कॉपी इट एंड ओके, स्प्रिंग एमवीसी, ओके, दिस वन। ठीक है, सो हमारा स्प्रिंग एम्बेसी क्या है, बेसिकली इसे मॉडल व्यू कंट्रोलर भी कहा जाता है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक मॉड्यूल है जो वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, विच इज यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। किसको फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न को। इम्प्लीमेंट्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क लाइक इन्वर्जन कंट्रोल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। स्प्रिंग एमवीसी क्या प्रोवाइड करता है, एलिगेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो है डिस्पैचर सर्वलेट का भी यूज़ होता है। अब आप कहोगे मैम ये डिस्पैचर सर्वलेट क्या है और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग एमवीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। ठीक है, इससे हम फ्रंट कंट्रोलर भी कहते हैं। ये सब रिक्वेस्ट रिसीव करता है, करेक्ट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। ठीक है, और इसमें मेन जो है हमारे ये तीन वो है, मॉडल, कंट्रोलर और व्यू। अब ये फ्रंट कंट्रोलर क्या है, अगेन डिस्पैचर सर्वलेट। ठीक है, तो हमारा जो है ये हमारा पूरा पार्ट है। इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि डिस्पैचर सर्वलेट क्या करता है। तो हमारा ये देखो यहाँ पे क्या है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्पैच सर्वलेट इन स्प्रिंग एमवीसी, एग्जांपल कोड के साथ एक्सप्लेन करो।
तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। तो सबसे पहले आपको सिर्फ स्प्रिंग एमवीसी एक्सप्लेन करना है कि वो क्या करता है बेसिकली और कैसे करता है। देन यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मैंने डिफाइन दे दी है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं पूछी गई तो यू कैन स्किप दिस। आपको पहले ये लिखना है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। देन आपको फ्रंट कंट्रोल यानी कि डिस्पैचर सर्वलेट के बारे में थोड़ा सा बताना है। और अगर कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे किसी एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, तो आप ये कर सकते हो। डायग्राम बनाने को आया, डायग्राम ये बना देना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्प्रिंग एमवीसी का फ्रेमवर्क था। अब मॉडल व्यू कंट्रोलर तो आप में से हर किसी को पता ही है। मॉडल डेटा जो होता है वो डेटा और बिजनेस लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। डेटाबेस से डेटा लेता है, डेटा प्रोसेस करता है, कंट्रोलर को डेटा देता है, ठीक है। देन हमारा व्यू क्या करता है, व्यू हमारे यूजर्स को आउटपुट जो है वो हमारा डायग्राम के थ्रू भी समझोगे। व्यू क्या करता है, व्यू यूजर को आउटपुट डिस्प्ले करता है, ठीक है, यानी कि जेएसपी एचटीएमएल के थ्रू। कंट्रोलर क्या करता है, यूजर की रिक्वेस्ट रिसीव करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडल करता है, मॉडल से डेटा लेता है, ठीक है, अप्रोप्रिएट व्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो ये था हमारा स्प्रिंग एमवीसी। मैं थोड़ा फटाफट कवर करवा रही हूँ बिकॉज ये सब नोट्स में ऑलरेडी कवर है और ये सब मुझे नहीं लगता डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप लोग अगर मैं थोड़ा भी कर रही हूँ, अगर आप वहाँ पे जो लिखा है आप वो भी पढ़ लोगे तो दैट्स इनफ। ओके, देन आता है कैस्केडिंग ऑपरेशन। सो ये टॉपिक लेट मी सी है भी हमारे इसमें या नहीं। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। यस इट इज। ओके, सो कैस्केडिंग ऑपरेशंस क्या है, कैस्केडिंग ऑपरेशन जेपीए में क्या है, ये एक जेपीएम फीचर दैट ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ पेरेंट एंटिटी टू इट्स एसोसिएट। हमारी जो है यहाँ पे कैस्केडिंग ऑपरेशंस, देखो सबसे पहले ना एक कैस्केडिंग ऑपरेशन का मतलब समझो। सबसे पहले अगर आप कैस्केडिंग का मतलब समझोगे तो कैस्केडिंग जेपीए का एक फीचर है, ठीक है, जिसमें हमारी जो पेरेंट एंटिटी होती है, जो पेरेंट एंटिटी पर की गई ऑपरेशन को ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड एंटिटी पर भी अप्लाई कर देता है। मतलब अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्शन लेते हैं जैसे कि सेव, अपडेट, डिलीट, वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वही वो सेम एक्शन जो है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और अब कैस्केडिंग की जरूरत क्या पड़ती है, मेन तो यही आता है। तो जैसे डिपार्टमेंट है वो पेरेंट एंटिटी है, ठीक है, एम्प्लॉय जो है वो चाइल्ड एंटिटी है। अगर डिपार्टमेंट सेव करते वक्त एम्प्लॉय को भी अलग से सेव करना पड़े तो एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैस्केडिंग यूज करने पे हमें जो है उसके साथ ही एम्प्लॉय भी हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखाई। ओके, सो सिंटेक्स इसका ये होता है @1 to many कैस्केड टाइप ऑल प्राइवेट लिस्ट। अब टाइप ऑफ कैस्केड जो है यहाँ पे होते हैं कैस्केड टाइप परसिस्ट, मर्ज, रिमूव, रिफ्रेश, अटैच, ऑल। परसिस्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेव करता है चाइल्ड एंटिटी व्हेन द पेरेंट इज सेव। मर्ज में क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है वो चाइल्ड की एंट्री, ठीक है, डिलीट कर देता है इसमें जब पेरेंट डिलीट होगा। रिफ्रेश में क्या करेगा, रीलोड कर देगा पेरेंट को और एंटिटीज को, ठीक है। रिमूव पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटी फ्रॉम द परसिस्टेंस कंसेप्ट। तो बेसिकली नॉट अ मतलब बिग टॉपिक, जस्ट ये समझो इसमें कि अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो वही एक्शन चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेवन। सो विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। सो इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हम मेवन सर्च करते हैं, मेवन, ओके, दिस वन, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो मेवन क्या है, मेवन एक बिल्ट इन पावरफुल डिपेंडेंसी मैनेजमेंट फीचर है हमारा, जिसमें हमें प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, मतलब कि इसको बस इतना शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि मेवन हमारा बिल्ड ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के उससे यूज होता है, ठीक है, जो जावा प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, बिल्ड करता है, टेस्ट और डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है। मेवन प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी जैसे कि जार फाइल्स, कंपाइलेशन, टेस्टिंग्स, ये सब जो है, ये पैकेजिंग और डिप्लॉयमेंट को ये सब ऑटोमेट करता है। अब मेवन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि मेवन से पहले जो था ना, वो हर जार की मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ती थी फाइल, क्लास पाथ मैन्युअली सेट करना पड़ता था, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अलग अलग होता था, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट डिफिकल्ट था, ठीक है। तो मेवन इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। अब अगर हमें सपोज करो हाइबरनेट यूज करना है तो विदाउट मेवन के आप क्या करोगे, हाइबरनेट जार को डाउनलोड करोगे, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी जार को डाउनलोड करोगे, प्रोजेक्ट में ऐड करोगे, दैट्स वाई, ठीक है। इसीलिए हमारे ये फीचर्स जो होते हैं मेवन के इसीलिए आता है कि हमारा मेवन क्या है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फीचर होता है। अब मेवन की यहाँ पे लाइफ साइकिल है। क्वेश्चन क्या था वैसे हमारा कि मेवन और मेवन के बिल्ड के फेसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे ये रहा बिल्ड लाइफ साइकिल, मेवन का आर्किटेक्चर फॉर्म, ठीक है, देन हमारे मेवन की रिपोजिटरी वगैरह,
देन हमारे ये रहे हमारे मेवन के बिल्ड फेसेस जो बेसिकली एग्जाम के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट और पैकेज। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैंने लिख ही रखा है, सो मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा डीप में तो नीड नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रखना, मेवन की कभी कभी रिपोजिटरी भी पूछ लेते हैं और मेवन की बिल्ड लाइफ साइकिल काफ़ी बार आ जाती है। तो इसमें मैंने जितना मेवन के बारे में लिखा है प्लीज़ रीड करके जाना। जिसको नोट्स चाहिए हो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, बस नोट्स पेड है। ठीक है, सो देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके, देन नेक्स्ट है व्हाट इज नीड ऑफ ORM। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ORM मैपिंग। सो हम अपने नोट्स में अगेन हम ORM सर्च करेंगे। सो ठीक है, हमें ORM ऐसे तो नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट रिलेशनल अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ नीड ऑफ ORM, तो हमारा ORM कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग जो है, देखो यहाँ पे एक टेक्निक है जो मैप करती है जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल से। ये क्या करती है, डेवलपर्स को अलाउ करती है कि वर्क करें ऑब्जेक्ट्स के साथ इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज। मतलब कि हमारी जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल के साथ मैप करेगी, लेकिन ये डेवलपर को ये भी अलाउ करती है कि ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करे, ना कि SQL की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखे। एडवांटेज इसकी नीड तो यही है, नॉर्मल डेटाबेस इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट टाइम, कोड रीडेबिलिटी वगैरह वगैरह। और टाइप्स जो हैं ORM मैपिंग की, वो 1 to 1 भी होती है, 1 to many भी होती है, many to 1 और many to many भी होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कभी कभी आ जाता है, मतलब कि इसके डीप में क्वेश्चन आ जाते हैं। इस मैपिंग में वन रिकॉर्ड जो है एक एंटिटी का एसोसिएट होता है विद ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ अनदर एंटिटी। ऐसे ही इसमें एक एंटिटी मल्टीपल से रिलेटेड होती है। सबके एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। मैनी एंटिटीज जो है एसोसिएट होती हैं वन एंटिटी से, और इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो हैं वो काफ़ी सारे रिकॉर्ड से होते हैं दूसरी एंटिटी के। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया क्योंकि मैं इतना डीप में जाऊंगी ना तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए अब आता है हमारा सेशन ट्रैकिंग विच इज अगेन इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट मी सर्च अगेन। ओके, ये रहा हमारा सेशन ट्रैकिंग। सो सेशन ट्रैकिंग इज अ टेक्निक यूज टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ यूजर ड्यूरिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट इन अ वेब एप्लीकेशन। मतलब कि सेशन ट्रैकिंग एक टेक्निक होती है जिसका बेसिकली यूज क्या होता है वेब एप्लीकेशन में, कि यूजर की इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल रिक्वेस्ट के बीच मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में छोटे उसमें बात करूँ कि डीप में ना जाऊँ, तो सेशन ट्रैकिंग यूजर की आइडेंटिटी और डेटा को रिमेंबर रखता है, कि जब भी वो दूसरे वेबसाइट पर एक पेज या दूसरे पेज पर जाता है तो उसकी आइडेंटिटी और वो डेटा को रिमेंबर रखता है। ठीक है, अब इसकी नीड क्यों होती है, क्योंकि हमारा HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, वो हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, जिसका मतलब होता है सर्वर जो है डज नॉट रिमेंबर प्रीवियस रिक्वेस्ट। मतलब कि सर्वर जो है वो प्रीवियस रिक्वेस्ट को याद नहीं रखेगा। ठीक है, सर्वर को याद नहीं रहता कि पिछली रिक्वेस्ट की यूजर ने क्या भेजी थी। हर रिक्वेस्ट जो है वो एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट होती है। इसीलिए अगर सपोज यूजर लॉग इन करता है, यूजर नेम सपोज मैंने गीतांजलि लिखा और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब यूजर जो है होम पेज से प्रोफाइल पेज पर जाता है, HTTP प्रोटोकॉल को याद नहीं रहेगा कि ये वही लॉग्ड इन यूजर है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेशन ट्रैकिंग का यूज होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई यूज और अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस, जबकि मल्टीपल वेब पेजेस हों तो हम आइडेंटिफाई कर सकें यूजर को। यूजर लॉगिन इन्फॉर्मेशन को मेंटेन रखने के लिए यूजर स्पेसिफिक डेटा जैसे कि प्रेफरेंस सेटिंग, शॉपिंग कार्ट्स वगैरह, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, सो ये सब उसकी नीड होती है। अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन तो अगेन यही था, नीड जो है हमें यूज़ करनी थी। देन आता है कुकीज़। हमने नीड तो हमने पढ़ी ली, अब उसके बाद कुकीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो कुकीज़ हमारा ये रहा नीचे है। कुकी जो है स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई डोंट थिंक सो फ्रेंड्स मुझे आपको कुकीज़ समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज कुकी एक वो चीज़ है जो हम किसी भी वेब पेज पे जाते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो है पॉपअप यही आता है कि आपको उसकी कुकीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। सो देखो, मैं बहुत ही छोटा उसमें बता रही हूँ। कुकीज़ एक छोटा सा टेक्स्ट डेटा होता है जो सर्वर यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा कुकीज़ का यूज़ जो है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि कुकीज़ ब्राउज़र में स्टोर होने वाली छोटी फाइल है जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेव रखती है। ठीक है, इसीलिए अब कुकीज़ यहाँ पे 2 टाइप की होती है, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। ये जो है नॉन परसिस्टेंट वो सिंगल सेशन के लिए ही वैलिड होती है, हर टाइम वो रिमूव हो जाएगी जब यूजर ब्राउजर क्लोज करेगा। परसिस्टेंट कुकी क्या है, वैलिड फॉर मल्टीपल सेशन के लिए, ये रिमूव तब तक नहीं होगी जब तक यूजर ब्राउजर क्लोज वो कर देगा
ठीक है, तब भी नहीं होगी, ये तभी रिमूव होगी जब यूजर लॉग आउट करेगा या फिर साइन आउट करेगा। ओके, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो इसकी लिखी हुई है। सो हमारा अगेन इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया। सो लास्ट एंड लीस्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट नोट है रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न पे। सो लेट मी सर्च दिस। ओके, सो दिस वन इज रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न, प्लेन वर्ड्स प्लेन वर्ड्स में लिखा गया है। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, देखो मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज लिख रखी है ना मेरे नोट्स में कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की नीड ही नहीं है। रिपोजिटरी का मतलब होता है समथिंग इज डिपोजिटेड इन स्टोरेज। ठीक है, मतलब मुझे समझाने की तो जरूरत नहीं है इसको। रिपोजिटरी मीनिंग इन एज टर्म इन डिजाइन पैटर्न, डेटा से रिलेटेड होता है। रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न जो है वो किस में यूज होता है, डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशंस में। Repository pattern is used to isolate the business logic layer and data sources layer. Repository layer comes between the domain and Flana and Dhimkana. अब देखो, अब हमारा बात है कि हम अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सिंपल उसमें लिखा, रिपोजिटरी का मतलब ही क्या होता है कि कुछ हमने स्टोरेज में डिपॉजिट किया। अब रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न एक डिजाइन पैटर्न होता है जो एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में एक लेयर प्रोवाइड करता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डेटा एक्सेस लॉजिक को बिजनेस लॉजिक से अलग करता है। यहाँ पे हमारा ये बिजनेस लॉजिक है और यहाँ पे डेटा एक्सेस लॉजिक है, इसको ये अलग करता है। ठीक है, ये रिपोजिटरी पैटर्न जो होता है वो डेटाबेस ऑपरेशंस को एक सेपरेट क्लास इंटरफेस में रखने का तरीका होता है ताकि बिजनेस लॉजिक डायरेक्टली डेटाबेस से डील ना करे। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अगर हम इसका यूज़ ना करें तो विदाउट रिपोजिटरी पैटर्न क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम आएगी कि बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस लॉजिक हमारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोड मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और विद रिपोजिटरी पैटर्न से होगा, सर्विस क्लास और बिजनेस लॉजिक रहेगा और रिपोजिटरी क्लास जो है वो डेटाबेस ऑपरेशन से वो करेगी। मतलब कि रिपोजिटरी हमारी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है, उसके बाद वो सर्विस को डेटा प्रोवाइड करती है। सर्विस को ये नहीं पता होता कि डेटा माइस्क्ल से आ रहा है, ओरेकल से आ रहा है या फिर किसी और सोर्स से आ रहा है। So that is the need of repository design pattern. So again हमारा जो next concept है वो है हमारा JSP implicit objects. So let me search this. देखो, सो ये JSP implicit objects क्या होते हैं, predefined variables होते हैं, are the Java objects that you can use directly without being declared first. मतलब कि यहाँ पे जो JSP implicit objects होते हैं इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना इसे डिक्लेयर किए गए। मतलब कि JSP डॉक्यूमेंट्स में ये तब क्रिएट होते हैं जब आप ट्रांसलेशन फेज में होते हो JSP के सर्वलेट से। मतलब ये वो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो JSP कंटेनर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर या क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, सर्वलेट में ऑब्जेक्ट्स मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं तो इसीलिए हमें, लेकिन JSP में ये ऑब्जेक्ट्स पहले से अवेलेबल होते हैं तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब ये टोटल 9 JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट है तो अब रिक्वेस्ट किसके लिए यूज होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए, आउट जो है वो हमारा आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, सेशन जो है वो सेशन मैनेजमेंट के लिए होता है, एप्लीकेशन वाइड डेटा के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पूरे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे, आपको बेसिकली शॉर्ट नोट ही लिखना है तो आप शॉर्ट नोट ही के अकॉर्डिंग लिख के आ सकते हो। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे पूछा जावा कस्टम एनोटेशन, तो जावा एनोटेशन भी पूछ सकते थे क्योंकि जावा की हमारी एनोटेशंस भी हैं कुछ बिल्ट इन। ये देखो, ये बिल्ट इन जावा की एनोटेशन है। जावा एनोटेशन क्या होती है मैंने अपने नोट्स में वो भी लिख रखा है। ओके, सो अब हमारी आती है कस्टम एनोटेशन की। अगर हम बात करें, कस्टम एनोटेशंस वो होती हैं जो यूजर डिफाइन एनोटेशंस होती हैं, जो हम प्रोग्रामर्स ही क्रिएट करते हैं। क्या प्रोवाइड करने के लिए, एडिशनल मेटा डेटा टू क्लासेस, मेथड या फिर फील्ड या कोई भी पैरामीटर। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, इंटरफेस जो भी हम करेंगे, मतलब कि जो भी अगर हमने इंटरफेस हमने सेलेक्ट करा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माई एनोटेशन, मतलब कि कोई भी नेम आप रख लो, माई एनोटेशन मैंने यहाँ पे रखा, देन स्ट्रिंग वैल्यू। इसकी बेसिकली अब देखो, अगर इसमें शॉर्ट नोट आया है तो ये पूरा ही लिख के आना, जैसे कि ऐड कस्टम मेटा डेटा कोड, इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी, वाइडली यूज इन फ्रेमवर्क जैसे कि स्प्रिंग, हाइबरनेट, रिड्यूस करता है कॉन्फ़िगरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये सब। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर। ये हमारा होना तो चाहिए फ्रेंड्स, लेट मी चेक अगेन। ओके, सो हम दोबारा सर्च करते हैं क्रिप्टोग्राफी।
ओके ये रहा, ठीक है। तो जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर, ये किस पे बेस्ड है? प्रोवाइडर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर में होता क्या है हमारा, ये जो है एक सेट होता है एपीआईज का, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी जैसे कि इंक्रिप्शन, मैसेज डाइजेस्ट, की जनरेशन और मैनेजमेंट। तो ये जावा का एक फ्रेमवर्क होता है जो क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन जैसे कि इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, हैशिंग, कीज वगैरह, ठीक है, की जनरेशन, ये परफॉर्म करने के लिए एपीआईज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्रिप्टोग्राफी जो है वो डेटा को सिक्योर बनाने की एक टेक्निक होती है, ओके। सो इसकी नीड क्यों होती है? ताकि हम जो है वो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम मैन्युअली इम्प्लीमेंट करनी पड़े, सिक्योरिटी मेंटेन हमें जो है वो करना डिफिकल्ट नहीं होता, डिफरेंट एल्गोरिदम्स को इंटीग्रेट करना हमारे लिए हार्ड नहीं होता, अगर हम मतलब इसका यूज़ करेंगे तो हमारे लिए हार्ड नहीं होगा। सो ये बेसिकली मैंने शॉर्ट में आप लोग को समझाया। तो ये थे हमारे MCS 220 का जो हमने आज ये पूरा पेपर कवर किया है, ठीक है। तो अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए जिसमें ऑल 10 ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब देखो ये इसमें नहीं था लेकिन ये किसी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ऐसे जिसको भी ये चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई इशू नहीं है। नंबर आपके सामने ही स्क्रीन पे डेली डिस्प्ले होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी एक नई वीडियो जिसमें हम 215 या फिर 218 के बारे में बात करेंगे। आई विल सिलेक्ट कि मैं किसके बारे में बात करूँगी, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।